बड़ी बिंदी को। आज बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की 54वीं कड़ी में हमारी अतिथि हैं सुप्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, कवियत्री, बहुमुखी प्रतिभा की धनी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, जो कथक कलाकार भी हैं। और आज जो इनसे बातचीत हम लोगों ने रखी है उसका विषय ही है कथक से कलम तक। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आपका हार्दिक अभिनंदन है मनीषा जी। सर्वप्रथम हमारी सभी बड़ी बिंदी को आप यह बताएं कि आपका जो सफर शुरू हुआ कथक से कलम तक की ओर, वो किस प्रकार शुरू हुआ? सबसे पहले मैं बड़ी बिंदी समूह जो मुझे बहुत ही आकर्षित करता है, और विभा रानी जी ने इसको आरंभ किया, और बता रही थी अभी कि उन्होंने सूर्य बालाजी के जन्मदिन पे सब लोग बड़ी बिंदी लगा के आए थे, और वहां से ये ग्रुप की शुरुआत हुई। पहले मैं विभा जी को साधुवाद करूंगी, और उसके बाद मैं अगर शुरू करूं अपने कथक से कलम तक के सफर को, तो नृत्य मेरा पहला प्रेम रहा बचपन से ही, क्योंकि मेरी माँ को बहुत शौक था कि वो मुझे डांसर बनाए। वो मुझे खुद भी डांस सिखाती थी, और साथ ही उनको शब्दों से भी प्रेम, साहित्य से प्रेम था। मेरी माँ क्योंकि प्रिंसिपल और एजुकेशनिस्ट रही, तो उनके ट्रांसफर भी बहुत हुए। ट्रांसफर्स ने बहुत सारी चीजों को बीच में छोड़ी, तो कई चीजों को जोड़ा भी। तो नृत्य मुझे हमेशा एक लाइब्रेरी के तौर पे मम्मी के आसपास मिला। तो शब्द और नृत्य दोनों, शब्द और घुंघरू दोनों मेरे साथ रहे। तो जब भी मौका मिलता था मैं डांस सीख लेती थी, जितना सीखा जाए। और साथ में क्योंकि माँ कविता लिखती थी, तो माँ से कविता लिखना सीखा। बचपन से ही 8वीं क्लास से ही कविता लिख रही हूँ। तो शुरू में मुझे लगता है हर लेखक कविताएं लिखता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी गद्य की समझ मजबूत होती जाती है। तो कविता से गद्य की ओर आना मुझे इसलिए लगा कि कविता में आप सांकेतिकता में बात करते हैं, और क्योंकि मुझे जीवन से प्यार था, और जीवन के समूचे परिदृश्य से, समूचे, जैसे कि अगर हम कथक में भी बात करें, तो जो नृत्य नाटिका है, और जो नृत्य है, और जो नृत्य है, और जो नृत्यांग, जो अभिनय का, नृत्यांगों में जो अभिनय का हिस्सा है, तो उन दोनों में मुझे नृत्य से अधिक अभिनय अच्छा लगता था, जहाँ जीवन रहता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे गद्य की जगह, पद्य कविता की जगह गद्य मुझे आकर्षित किया, और धीरे धीरे मैं गद्य की तरफ मुड़ती चली गई। और अगर मैं अपनी यात्रा की बात करूं, तो बचपन तो ऐसे ही बीता। कई कितनी बार मैंने अपनी रचनाएं मैगजीन्स को भेजी और सखेत वापस आ गई, और उसके बाद भी मेरा प्रयास जारी रहा। उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद फिर से ट्रांसफर। तो एक यायावरी मेरे हिस्से आई थी समूचे जीवन के। तो उस जीवन में जितना हो सका मैंने कथक सीखा, पर दुर्भाग्य ये रहा कि मैं विशारद भी मैंने ऐसे टुकड़ों में जरूर किया। मेरे गुरु रायगढ़ घराने के भगवान दास जी रहे, और उनके सानिध्य में मैंने विशारद तो किसी तरह कर लिया, लेकिन हुआ ये कि मैं कभी परफॉर्मेंसेस नहीं कर पाई। तो मैं डांस क्रिटिक बन के रह गई, और फिर मैंने बिरजू महाराज पे किताब लिखी। तो मुझे लगता है कि ये सफर इस तरह से मेरा कथक से कलम तक क्यों साथ साथ चलता रहा। और आज भी नृत्य मेरा पहला प्रेम है, और शब्द मेरा दूसरा प्रेम है, और मुझे लगता है कि आप एक साथ दो चीजों को प्रेम कर सकते हैं। बात कविता की हो रही थी और नृत्य की हो रही थी, और मुझे लगता है कि संपूर्ण साहित्य में भाव का बहुत महत्व है, और कथक में भी भाव का बहुत महत्व है। तो आप जब एक तरफ कथक सीख रही थी और दूसरी तरफ पुस्तकालय से अध्ययन कर रही थी, तो किस प्रकार भाव से आपका जुड़ाव हुआ, और क्या यह भाव ही था जो आपको इतनी बड़ी लेखिका बनने में आपके लिए सहायक हुआ? कथक में भी कविता का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप कथक में देखें तो सारे जितने भी नर्तक हैं वो मीरा पे भी नृत्य करते हैं। तो जैसे बिरजू महाराज ने भी बहुत सारी कविताओं को लिया है। जितने भी हमारे प्रसिद्ध कथकाचार्य हैं, प्रेरणा शिवाली जी मेरी दोस्त हैं, उन्होंने मीरा को लिया, तो उन्होंने गालिब की गजलों पे भी काम किया। तो मुझे लगता है कि कविता और नृत्य एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मैंने कथक को मंच पे परफॉर्म करने की जगह मैंने कथक का अध्ययन ज्यादा किया। जब मैं विशारद करी थी, तो मैं अपने गुरुजी के यहाँ जाती थी, तो सब लोग कथक के जो
पैरों के संचालन है उसमें बहुत रुचि ले रहे होते थे, वहीं मैं दूसरी जगह उनके लाइब्रेरी में जितनी भी कथक की किताबें होती थी वो उठा के लाती थी, और कथक के इतिहास को पढ़ने में, कथक की तकनीक को पढ़ने में, या कथक में जितने कथकाचार्य हुए हैं, जैसे चक्रधर महाराज ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो उन रचनाओं के बारे में पढ़ने में, तो मेरी रुचि किताबों में कथक को लेके जो शास्त्र है उसमें बहुत ज्यादा होती थी। तो मुझे लगा कि किताबों की रुचि और कथक की रुचि इस तरह से मेरे साथ में चली कि बाद में मैं एक डांस क्रिटिक ज्यादा बन गई डांसर की जगह। ठीक है, आपने कथक के सैद्धांतिक पक्ष को मजबूती प्रदान की और उसकी बहुत जी आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसके व्यावहारिक रूप का ही अभ्यास कर रहे हैं। जो विरजू लय कला वैचारिकी पर पुस्तक है, तो यह जो लय कला जी वैचारिकी है, इसका भी मुझे लगता है कि कथक के सैद्धांतिक पक्ष से ही कोई संबंध है। बिल्कुल हाँ, ये किताब मेरी मूलतः रजा फाउंडेशन के तहत जो उन्होंने युवा कला आलोचकों को उन्होंने ये फेलोशिप देते हैं, रजा फेलोशिप, तो मुझे डांस क्रिटिक के तौर पे ये फेलोशिप मिली थी, और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं बिरजू महाराज के तकनीकी पक्ष पे काम करूं, और उन्होंने जो कथक को नया दिया है, उनका जो जीवन रहा, और उन्होंने जो अपने जीवन में अपने तीनों चाचाओं, मतलब पिता और दो चाचाओं से जो सीखा, और उनका जो मिश्रण बन के बिरजू महाराज उभरे, उस पे मैंने उस पुस्तक में लिखा है। और उसके अलावा बिरजू महाराज का को लय सम्राट कहा जाता है, और उन्होंने लय को लेके इतने प्रयोग किए हैं कि वो अंतरिक्ष में ग्रहों का जो अलग अलग चक्र है, या अलग अलग ग्रह अलग गतियों से चलते हैं, उस पे उन्होंने नृत्य नाटिकाएं की। उन्होंने जो आकाशवाणी में स्पूल होते हैं, तो उन्होंने उल्टे चक्कर के साथ में उसमें उन्होंने नृत्य नाटिकाएं की, और उन्होंने लय को इतनी बारीकी से पकड़ा कि उन्होंने लय को लेके बहुत सारे प्रयोग किए। बिरजू महाराज का ही कहना है कि हाँ, जो प्रकृति में हर चीज लय में चलती है, तो उन्होंने लय का बहुत ही बारीकी से, कहते हैं कि उनके उनकी देह ही एक लय से बनी हुई है, तो लय का उनको बहुत गहन जानकारी है, उनको लय सम्राट कहा जाता है। तो उस पे मैंने पूरा उस पे एम्फेसाइज किया। और इसके साथ ही मैंने, बिरजू महाराज ने वैसे कथक जो पुराने जमाने में जब किया जाता था, तो कथक एकल का श्रृंगार होता था, यानी उसमें कथक अकेला नर्तक किया करता था भरी सभा के सामने, और उसके साथ में दो तबला वादक और या हारमोनियम पे लहरा बजाने वाले लोग हुआ करते थे। तो बिरजू महाराज ने इस कथक को नृत्य नाटिकाओं में बदला, उन्होंने एक प्रयोग किया। उनको ये लगता था कि उनके जितने स्टूडेंट्स हैं सब उन सबको मंच मिले, तो ये होता था कि भाई एक एक को मंच मिल रहा है, या प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है, उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने इसका एक हल निकाला, उन्होंने नृत्य नाटिकाएं तैयार की। हालांकि कथक में पहले भी नृत्य नाटिकाएं फिल्मों में आती थी, या अगर हम बहुत पहले कहें तो उदय शंकर जी ने अपना जो इंडियन क्लासिकल नहीं था, वो भारतीय एक नृत्य की कला थी उदय शंकर जी की, उसमें वो नृत्य नाटिकाएं किया करते थे। तो वहां से और थोड़ा बिरजू महाराज के शिष्यों की आवश्यकता के चलते उन्होंने नृत्य नाटिकाओं को दोबारा से स्थापित किया, एक बैले के फॉर्म में। उन्होंने बहुत सारी नृत्य नाटिकाएं दी, तो जैसे रति कामदेव की दी, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के माइथोलॉजी से लेके बहुत सारे विषयों पे किया। इसके अलावा भी उन्होंने कल पुर्जों पे भी नृत्य नाटिका की। उन्होंने खो खो को लेके ओलंपिक्स में जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, तो इस किताब में मुख्यतः उनकी जो उन्होंने जो नृत्य नाटिका को एक नया स्वरूप प्रदान किया, जिसे हम बैले कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक वर्ल्ड में, तो उस बैले को उन्होंने भारत में एक अलग तरीके से दोबारा से स्थापित किया। तो इस किताब में वो सब चीजें हैं, कुछ उनका जीवन है, कुछ उनकी नृत्य की तकनीक है, कुछ उनका अभिनय के बारे में है। तो ये किताब एक मुकम्मल तौर पे बिरजू महाराज के ऊपर है, बिरजू लय नाम है जिसका। मैम, आपका काव्य संग्रह है प्रेम की उम्र के चार पड़ाव, और कथक से आपका गहरा संबंध है, और बात कथक की हो रही है, भाव की हो रही है, लय की हो रही है, तो निश्चित रूप से प्रेम में ये सब कुछ है। तो प्रेम की उम्र के चार पड़ाव जो आपका संग्रह है, यदि उस संग्रह से आप कुछ प्रेम कविताएं प्रस्तुत करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम कथक और कलम को समझ पाएंगे। फ्रीडा पे ये कविता है। ओ फ्रीडा, अपने बालों को खोल दो, ओ फ्रीडा, अपने बालों को खोल दो, उनमें बंद मकड़ी के को कैनवास पे चलने दो।
ये जो गुथे हैं बालों में अजीब से जंगली फूल, ये जो तुम्हारी जलती कामना में राख हुए जाते हैं, इन्हें हहराते आवेग में बहा दो। इन्हें हहराते आवेग में बहा दो ना फ्रीडा। तुम्हारा चेहरा एक हस्ताक्षर भर है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे तंतु मुझ तक फैले हैं। तुम्हारी इन जुड़ी हुई भवों पर तुम्हारी इन जुड़ी हुई भवों पर मैं रखती हूँ उंगली, और तुम मुस्कुराती हो। मेरे सीने पे पलट कर तुम तर्जनी रखती हो, मैं मुस्कुराती हूँ कुनमुना कर नींद में। और ये दूसरी कविता है क्लियोपेट्रा। इतनी सुर्ख इतनी सुर्ख कि वे लाल की जगह काली लगने लगे। इतनी सुर्ख कि वे लाल की जगह काली लगने लगे। ऐसी अंजीरों की टोकरी में किसने छुपाया था अंजीरों जैसा ही चमकीला फणी नाग। किसने छिपाया था अंजीरों जैसा ही फणी नाग। क्लियोपेट्रा, अपने पिता की आंख का नूर, यही तो अर्थ है ना तुम्हारे नाम का। तुम्हारी जिजीविषा अब इतनी कम न होती। तुम्हारी जिजीविषा इतनी कम न होती। तुम नहीं कर सकती थी आत्मघात। तुम नहीं कर सकती थी आत्मघात। अपने पहले और अंतिम प्रेम अलेक्जेंड्रिया के लिए रची थी तुमने प्रेम की संधियां। अपने पहले और अंतिम प्रेम अलेक्जेंड्रिया के लिए रची थी तुमने प्रेम की संधियां। सीजर सीजर के बाद मार्क एंटनी। तो क्या ऑक्टोवियो को बांधना अपने मोहपाश में तुम्हारे लिए दुष्कर तो नहीं होता। रोम की आंख की किरकिरी थी तुम। रोम की आंख की किरकिरी थी तुम, इतिहास में अडिग। स्वर्ण की धूल की आंधियों और स्वर्ण के वर्कों वाली किताबों का नगर था अलेक्जेंड्रिया। स्वर्ण की धूल की आंधियों और स्वर्ण के वर्कों वाली किताब का नगर था अलेक्जेंड्रिया। कोई भी उसे पाना चाहता। कोई भी उसे पाना चाहता। प्रेम करते हुए सीजर को भी तुमने बहुत कुछ उपहार में दिया। स्वर्ण के रेशों का कालीन, स्वर्ण और स्वर्णिम गुंबदों से वक्ष, मिश्री शाहकार सी तनी तुम्हारी नाक, तराशे ऊंचे स्तंभों सी जांघें। टोलोमी साम्राज्य के शुद्ध रक्त में तुमने मिला लिए थे रोमन बीज, मिस्र के आजाद अस्तित्व के लिए और अलेक्जेंड्रिया अपने पहले प्रेम के लिए। अगर तुम करती भी आत्मघात तो यूं न करती। अगर तुम करती भी आत्मघात तो यूं न करती। करती तुम विषधर का गहरा चुंबन। करती तुम विषधर का अंतिम और गहरा चुंबन और उसकी आंखों में आंखें डाल। मगर ये तो थी कोई दुर्भिसंधि। मगर ये तो थी कोई दुर्भिसंधि। ये नहीं था तुम्हारा आत्मघात। काली लगने लगे ऐसी अंजीरों की टोकरी में हाथ डालकर चुपचाप तुम नहीं मर सकती थी क्लियोपेट्रा। तुम यूं नहीं मर सकती थी। और आपके 5 उपन्यास हैं। जिन 5 उपन्यासों में जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है और जिसको आलोचकों ने कालजयी उपन्यास कहा है, और मुझे लगता है कि समकालीन लेखन में कालजयी किसी रचना को कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी इतनी रचनाएं लिखी जाती हैं और इतनी रचनाएं प्रकाशित होती हैं एक साल के भीतर। फिर ये आलोचकों ने मल्लिका को कालजयी रचना कहा है, और मल्लिका के कारण आपकी जो एक मैं कह सकती हूँ कि विश्व स्तर पर एक विशेष प्रसिद्धि हुई है। तो उस उपन्यास को लिखने का विचार कैसे आया और उस की रचना प्रक्रिया क्या रही, उस पर थोड़ी सी बातचीत यदि आप करेंगे तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दरअसल जब हम भारतेंदु जी की जीवनियां पढ़ते हैं, तो जब भी जैसे कोर्स में भी थी कुछ जीवनियां, और हर बार जब भी मल्लिका का जिक्र उनमें आया तो 2-3 पंक्तियों में बहुत अजीब शब्दों में आया। जब भी मैंने मल्लिका के बारे में उनकी जीवनियों में पढ़ा तो 2 चीजें मेरे जहन में अटक गई थी, जिनको मैं हर बार कोट भी करती हूँ कि भारतेंदु की जीवनी में गुलाब में कांटा और चंद्रमा में कलंक, ऐसे करके मल्लिका को रेखांकित किया गया। या मल्लिका ही नहीं, उनकी सभी प्रेमिकाओं को इस तरह से रेखांकित किया, जबकि मल्लिका उनकी म्यूज थी, उनकी प्रेरणा थी, और उनकी प्रेरक तत्व, उनकी प्रेरणा, प्रेरक ऊर्जा थी उनके अंदर की।
तो मुझे लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप चंद्र में कलंक या गुलाब में कांटा कैसे कह सकते हैं। तो मुझे वहां से ये लगा, और उसके पहले बहुत पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान में मल्लिका के बारे में छपा था। उसके बाद कथा देश में मल्लिका के उपन्यास के अंश छपे थे, और वो बांग्ला संदर्भों में इतने सुंदर ढंग से लिखे हुए थे कि मुझे लगा कि अरे, इस तरह का गद्य भी हिंदी में लिखा गया। और बाद में जाके मुझे पता चला कि मल्लिका तो परीक्षा गुरु से पहले उपन्यास लिख चुकी है। तो मुझे ये बात बड़ी चौंकाने वाली लगी कि हमें ना हमेशा पहला उपन्यासकार, उपन्यास हम परीक्षा गुरु को मानते हैं, लेकिन उसके पहले मल्लिका कुमुदनी लिख चुकी थी। वो अलग बात है कि वो छपी बाद में। तो मुझे ये लगता था कि कोई इस तरह की लेखिका थी जिसको हमने अपने अतीत के वर्कों में छुपा दिया। कोई तो इस तरह की पितृसत्ता रही जिसने उस लेखिका को आगे नहीं आने दिया। भारतेंदु का इतना नाम हुआ, भारतेंदु के बराबर उनके साथ में जो खड़ी थी, उनकी जो प्रेरणा थी मल्लिका। ठीक है, ये मैं मान सकती हूँ कि मल्लिका और भारतेंदु का साथ बहुत कम रहा, लेकिन मल्लिका से भारतेंदु ने बहुत सारे काम कराए, बहुत सारे अनुवाद कराए। बहुत सारे अनुवाद बंकिम के जो भारतेंदु जी के नाम से छपते हैं वो मल्लिका ने लिखे थे। तो मुझे लगा था कि ऐसी एक स्त्री, ऐसी एक रोशनी जिसको दबा दिया गया, उसको मैं दोबारा से प्रकाशित करूं। तो मुझे लगा कि मुझे मल्लिका पे लिखना चाहिए। और संयोग से उन दिनों में वेस्ट बंगाल में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, और हम उसी उसी जगह के आसपास काफी घूम रहे थे। तो बंगाल का वो माहौल और मल्लिका को लेके बार बार जो मेरे अंदर बीज पड़ चुका था, तो उस माहौल में मैंने मल्लिका के बचपन को किसी तरह से उस माहौल से प्रभावित होकर मैंने उसमें मल्लिका के बचपन को गढ़ा। फिर मैंने और भी चीजों की रिसर्च की, और मैंने फिर भारतेंदु और मल्लिका के जीवन पे काफी पढ़ा, और उसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे उपन्यास लिखना चाहिए। तो मैंने उपन्यास लिखा। और संयोग ये हुआ कि उन दिनों मेरा बनारस जाना नहीं हुआ, लेकिन मैं उनके घर के फोटोग्राफ इस तरह से देख सकी कि जो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, कुछ दोस्तों ने भी उपलब्ध कराए। तो इस तरह से पूरा एक परिदृश्य बना मेरे अंदर। और उन्हीं दिनों राजपाल ने मेरे से कहा कि आप एक उपन्यास दीजिए जो हमें निकालना है। उन्होंने मुझे इतना कम समय दिया, तो जो 3 साल मैंने मल्लिका को अपने अंदर आत्मसात किया, उसको मैंने 3 महीनों में उस उपन्यास को लिखा। और उस उपन्यास को लिख के मैंने दिया। उसके ऊपर जब भारतेंदु जी के घर में कार्यक्रम हुआ, तो वहां पे कभी किसी ने जो फोटो भेजे थे उनमें किसी सीढ़ी का जिक्र नहीं था। तो मेरे उपन्यास में मल्लिका एक बाहर की कोई सीढ़ी से घुस के और भारतेंदु जी के अध्ययन कक्ष तक सीधे पहुंचती थी। तो जब मैं वहां बैठी थी तो किसी ने मुझे कहा, ये जो सीढ़ी है भारतेंदु जी के कक्ष में सीधे पहुंचती है। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि ये मेरे अंतस में कैसे ये बात जगी कि ऐसी कोई सीढ़ी होगी जिसमें मल्लिका मन्नों से बिना टकराए, जो भारतेंदु जी की पत्नी थी, उनके उल्हाने सुने बिना वो भारतेंदु जी के कक्ष में जाती होंगी। तो इस तरह की बहुत सारी संयोग मेरे अंदर बने और पनपे कि क्योंकि मल्लिका के बारे में बहुत कम मिलता है। विवाह इतना कम मिलता है कि दो दो तीन तीन लाइंस मिलती है, या फिर जब सब सुनी सुनाई बातें मिलती हैं। तो जितना मैं अगर कहूं कि मेरे पास रिसर्च 20% थी, तो गल्प मैंने 80% गढ़ा। और ज्यादातर उसमें कल्पनाएं हैं। वो जितनी चिट्ठियां हैं बंकिम चंद्र को जो मल्लिका लिखती हैं, वो सब मेरी कल्पनाएं हैं। पर मुझे लगता है उन दिनों ऐसा लगता था कि मल्लिका कहीं मेरे पास खड़े होके मुझे लिखवा रही है। और वो भाषा इस तरह से उतर के आई उस जमाने की। हालांकि मैं बहुत कुछ पढ़ रही थी, तो उस जमाने की भाषा इस तरह से उतर के आई कि मुझे हमेशा ये लगता था कहीं ना कोई एक इस तरह की कोई अवचेतन में है मेरे, जो मुझसे ये लिखवा रहा है। वो चिट्ठियां इतनी ऑथेंटिक बन पड़ी, वो सारे परिदृश्य इतने ऑथेंटिक बन पड़े कि मैं खुद ही चौंक गई। तो कई बार रचना लेखक के ऊपर हावी होके उससे अपने आप को लिखवा लेती है। तो मैं इस सबका श्रेय मैं ना मल्लिका को ही देती हूँ, या फिर भारतेंदु जी के उस सारे जो ऑरा है, उनका जो प्रभा मंडल है, उसको और मल्लिका और उनके प्रेम को देती हूँ कि वो मेरे अंदर इस तरह से एक दीवानगी बन के है कि मैं उसको लिख सकी। तो उन दिनों में एक अजीब से सम्मोहन में रहती थी कि मैं अगर रात को 8 बजे लिखने बैठी हूँ तो मुझे सुबह 6 बजे तक होश नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। कई बार मेरे हस्बैंड आगे मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते, सोई नहीं? और मैं चौंक जाती थी कि अरे इतना समय बीत गया। इस तरह से मल्लिका लिखा गया, एक जादू की तरह।
पहला प्रश्न है कि कविता कैसी होनी चाहिए? आज लिखने का तरीका बहुत बदल गया है। और दूसरा प्रश्न विभा रानी दीदी का है, वो ये कह रही हैं कि हिंदी में एक मान्यता है कि गद्यकार को पद्यकार नहीं होना चाहिए। तो मैम इन दोनों प्रश्नों पर आपका क्या कहना है? पहले तो हिंदी कविता कैसी हो, तो कविता के तो बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं। कई ऐसे स्कूल चलते हैं, मुक्तिबोध का स्कूल है जहां पर फैंटेसी या अमूर्तन में कविता लिखी जाती है और उसमें हर व्यक्ति अपने तरीके से उसमें अपने भाव ढूंढता है। दूसरी बहुत ही यथार्थवादी कविता है जो सीधे ठक से जाके बात करती है। प्रेम कविताएं हैं। तो इस तरह से बहुत से स्कूल हैं, पर मैं अगर कविता के सारे स्कूल्स को लेके एक मुद्दे की बात करूं या एक कविता की रीढ़ की बात करूं, तो मुझे लगता है कि कविता में कितनी भी वो छंद मुक्त हो, एक लय होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो अर्थ, जिस अर्थ को लेके हम शुरू हुए थे, वो अर्थ अंत में जाके अपने परिणति को प्राप्त होना चाहिए। भले या तो वो सवाल छोड़े तो भी वो परिणति है, अगर वो कोई समाधान छोड़े तो भी वो परिणति है, अगर वो कहीं अधर में लटका रहे तो भी परिणति है। तो कम से कम कविता एक पूर्णता प्राप्त करे। और मुझे लगता है कि एक सूत्र हो, एक लयबद्ध हो, तो कविता की ये चीजें जरूरी है। और मुझे क्या लगता है, शब्दों का अतिरेक, शब्दों की बहुत ज्यादा शब्द ना कविता का दम घोंट देते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कविता संकेतों की संकेतों का कहन है। तो मुझे लगता है कि कम शब्दों में जो ज्यादा बात कहे वही कविता है। और विभा रानी जी की बात की, वो कहती है कि गद्यकार जो है उसे कवि नहीं होना चाहिए। तो मुझे इस बात से थोड़ा सा, मैं ऐसा मान्यता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर हम निर्मल वर्मा को पढ़ें तो वो खुद ही एक कविता में लिखते हैं। अगर हम बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनको हम पढ़ें तो उनकी गद्य भी कविता जैसा होता है। और अगर हम कनुप्रिया पढ़ें तो वो अपने आप में एक उपन्यास है। अगर हम अंधा युग पढ़ें तो वो अपने आप में एक उपन्यास है। तो मुझे लगता है कि जब दोनों गद्य और पद्य की दोनों की आपसी आवाजाही होती है, तो मुझे लगता है कि एक थर्ड डायमेंशन, एक तीसरा आयाम उभर के आता है। तो मुझे नहीं लगता कि गद्य वालों को पद्य से दूर रहना चाहिए या पद्य वालों को गद्य से। कविता और गद्य की कोई दूरी नहीं है। शब्द वो हैं जो अपने ढंग से पाठक तक पहुंचते हैं। तो हो सकता है मैं एक साधारण सा वाक्य भी कहूं तो वो पाठक को कविता लगे, और हो सकता है कोई कविता कही जाए और किसी पाठक को लगे अरे ये तो साधारण सा वाक्य है। तो मुझे ये लगता है कि ये दूरियां नहीं होनी चाहिए इस तरह से। बल्कि ये तो एक ही जैसे साहित्य के ही दो पक्ष हैं। बल्कि अगर चित्रकला भी कविता करती है या नृत्य भी कविता करता है, तो भी हमें इस आवाजाही को बने रहना देना चाहिए। और विभाजी तो खुद ही परफॉर्मर हैं, उनके यहाँ तो कविता और परफॉर्मेंस दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस बात को और गहरे समझती हैं। उन्होंने मंच पे कविता और गद्य दोनों प्रस्तुत किए हैं। उनका भी यही कहना था कि हिंदी वाले ऐसा मानते हैं। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। मैम आपकी कई कहानियों का अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और आपका जो उपन्यास है शालभंजिका, जिसका डच भाषा में अनुवाद हुआ है, तो डच भाषा में अनुवाद होने की क्या प्रक्रिया थी? कैसे डच भाषा में वो अनुवाद आया और क्या तरीका था, या किस तरह से वो डच भाषा में अनुवाद होने का ख्याल उस डच भाषा वैज्ञानिक के मन में आया, उस अनुवादक के मन में आया? ये सारी चीजें आपके मुंह से जानना हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद होगा। मैम बिल्कुल विभा, ये एकदम नया सवाल है। ऐसे इस बार जो सवाल हो रहे हैं ना बड़ी बिंदी में, ये सवाल कभी नहीं हुए। कथक को लेके कभी किसी ने मुझसे बात नहीं की। इवन अनुवाद पे किसी ने बात नहीं की। तो ये जो डच भाषा के अनुवादक थे, डिक प्लकर हैं, एम्स्टर्डम में रहते हैं। तो अचानक ही मैं हाशिमारा में रह रही थी, उन दिनों उनकी मेल आई कि आपका ऐसे ऐसे उपन्यास है, हम शालमन जी का उस पर हम काम करना चाहते हैं। तो विभाजी, जैसे हमें लगता है ना कि हिंदी की किताबें कहीं नहीं पहुंचती, ऐसा नहीं है। जो भी लोकप्रिय किताबें हैं वो आप ब्रिटेन की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसमें मिल जाएंगी, ब्रिटिश लाइब्रेरी उसमें मिल जाएंगी। तो
कई बार मुझे विदेशी मित्रों से पता चलता है कि अरे बहुत कोने में, नॉर्वे के किसी कोने में या फ्रांस के किसी लाइब्रेरी में मेरी किताब पड़ी है, रूस में मेरी कहानियां मतलब अनुदित होके पढ़ाई जाती हैं। तो किताबें जो भी थोड़ी सी लोकप्रिय होती हैं, चल पड़ती हैं, वो विदेशों में पहुंचती हैं। इसी तरह से इटली में और जर्मनी में मेरे दो फ्रेंड हैं, हंस हार्डर और अलिसांड्रा। तो वो लोग भी वहाँ हिंदी के वो हैं, हिंदी के विशेषज्ञ हैं। तो ये लोग जैसे ही कोई पॉपुलर किताब होती है, ये जरूर उन तक पहुंचती हैं। तो जब उन तक पहुंचती हैं तो वहां पे बैठे हुए लोग हैं, तो वो उसका ट्रांसलेशन भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने उस किताब का ट्रांसलेशन किया, और आप विश्वास नहीं करेंगी, उन्होंने एक एक शब्द पर मुझसे ईमेल के जरिए और फोन के जरिए डिस्कशन किया है। जहां भी उन्हें लगा कि अरे ये क्या शब्द है, तो उन्होंने मुझसे इतने, मतलब वो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो एक भी शब्द को अंदाज पे नहीं छोड़ देते। जैसे मैंने देखा हिंदी में अनुवाद होते हैं कई विदेशी किताबों के, तो अगर आप मूल पढ़ो और हिंदी का पढ़ो तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ भी किया होता है, लेकिन वो लोग लेखक से डिस्कस करते हैं, वो लेखक से बाकायदा डिस्कशन करके। इस तरह से उन्होंने पूरी किताब एक साल भर में की और मुझसे लगातार संपर्क में रहे। और उसके बाद क्योंकि एम्स्टर्डम मैं नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने वहां उसका लोकार्पण किया। बाकायदा 150 लोग वहां पे इकट्ठे हुए, और डच किसी हिंदी भाषी ने वहां से कुछ पंक्तियां लेके उस पे संगीत भी बनाया, और उन्होंने गिटार पे उसे गाया, और इस तरह से बहुत ही सुंदर माहौल में उस किताब का लोकार्पण हुआ। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता कि कभी भी कोई किताब को इतनी तवज्जो दी जाए कि ना हम किसी विदेशी किताब का अनुवाद करें और उसको हम अपने यहाँ इतनी सेल्फलेसनेस से। क्योंकि इसमें जो डिक प्लकर थे, उनका क्या था, उनका तो केवल अनुवाद था, लेकिन उन्होंने उस किताब को इतनी तवज्जो दी, उसका वहां पे लोकार्पण कराया, उस पे वहां पे संगीत गोष्ठी हुई। क्योंकि जो पद्मा उसकी हीरोइन है, उसका अर्थ है सरस्वती, और उन्होंने उस किताब का नाम म्यूज दिया। ये है कि आज एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हमारे बीच है, जिन्होंने एक और शास्त्रीय नृत्य का शिक्षण लिया हुआ है और उसकी सैद्धांतिकी को इतने अच्छे से आत्मसात कर रखा है, और दूसरी तरफ उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं को अपने साथ रखा है। और उसके बाद अनुवाद, क्योंकि जो अनुवादक होता है वो फुल टाइम अनुवादक होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी। तो एक और आपकी रचनाओं के अनुवाद और दूसरी ओर आपका अपना अनुवाद कार्य, आपने माया एंजेलो के की आत्मकथा का अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त भी आपने लैटिन अमेरिकी लेखकों के मतलब कई कई रचनाओं के आपने अनुवाद किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अन्य भाषाओं में भी उतनी ही सक्षम है। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि आप जितना भाव के मामले में समृद्ध है, उतनी भाषा के मामले में है। यह जो आपने समृद्धि हासिल की है, वो किस तरह से की है, क्योंकि आज के जो युवा हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी बातों को जान करके। मैम, ये जो अनुवाद करने का ख्याल है वो कैसे आया, और कैसे आपने इन भाषाओं को इतना साधा कि उसको आप हिंदी में लेकर आ पाई? लैटिन अमेरिकी भाषा के जो अनुवाद थे वो अंग्रेजी से हिंदी में किए। तो ऐसा नहीं है कि मुझे और भाषाएं आती है, मुझे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है। तो वो किताबें मैंने, जैसे अर्जेंटीनी किताबें बोर्खेस की, तो वो मैंने अंग्रेजी से हिंदी में की। तो इतनी भाषाओं का ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन जब भी वो कोई किताब अंग्रेजी में उपलब्ध होती है तो अंग्रेजी से हिंदी में मैंने की। और एक पत्रिका आया करती थी, अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने शुरुआत कैसे की, तो अन्यथा नाम की एक पत्रिका आया करती थी। उसको डॉक्टर, वहां पे एक अमेरिका में डॉक्टर थी प्रभजोत, उन्होंने वो निकालती थी। तो उन्होंने जब भवजोत, तो सॉरी, डॉक्टर भवजोत थी, वो निकालती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनीषा, ये लातिन अमेरिकी लेखक मामाडे हैं, इनके इस उपन्यास का अंश हमारे लिए कर दो, माया एंजेलो का अनुवाद हमारे लिए कर दो। तो इस तरह से उन्होंने मेरी अनुवाद की यात्रा शुरू की। और मैंने बहुत पहले कहीं निर्मल जी को पढ़ा था। निर्मल जी इतने बड़े लेखक होते हुए भी बहुत अनुवाद करते थे। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि निर्मल जी अनुवाद क्यों करते थे। तो मेरे को उनकी कई कई जो उनकी किताबें हैं उनमें इस तरह से पता चला कि जब भी लेखक के अंदर कहीं ये लगता है कि कहीं स्टेलनेस आ गई है, कहीं कुछ पानी रुक सा गया है। रचना तो एक बहते पानी का नाम है, रचना प्रक्रिया। तो जब कई बार राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, आपके अंदर कोई पानी रुक जाता है,
तो वो जो दिन है, जो रुके हुए दिन है, उसमें अनुवाद सबसे ज्यादा मुफीद रहता है। जब आप अनुवाद करते हैं तो आपके अंदर छोटी 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 खिड़कियां खुल जाती है और आप दूसरे जहान में झांकने के लायक होते हैं, और आपको शब्द को बरतने का भी एक नया ढंग पता चलता है। तो मेरे अंदर एक ये भी स्वार्थ रहा कि मैं जब भी राइटर्स ब्लॉक आता था, या जब भी लगता था अंदर कुछ रुक गया है, मैं कुछ नया नहीं लिख पा रही हूँ, तब मैं अनुवाद किया करती थी, और इस बहाने भाषा को नए ढंग से बरतने का तरीका पता चलता था, नए तरीके के फ्रेजेस पता चलते थे। तो इस तरह से अनुवाद काम मेरा चलता रहा, और मैंने और भी बहुत सारी चीजें अनुदित की हैं। अभी अभी मैंने सिल्विया प्लाथ का वो कविता लेडी लाजारस का अनुवाद किया था। तो अनुवाद में अपने अंदर रुके हुए पानी को बदलने के लिए करती हूँ। मैम, साहित्य में हमेशा ये चर्चा होती है कि एक तरफ कहा जाता है कि बोलचाल की भाषा हो, बिल्कुल सरल भाषा हो, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नहीं, संस्कृत के भी जो ऐसे शब्द हम अब भूल रहे हैं उनका भी प्रयोग होना चाहिए, या विदेशी भाषाओं से जो आगत शब्द हैं जिससे आम व्यक्ति परिचित नहीं है उसका भी प्रयोग हो। तो मैम, आपको मैं देखती हूँ कि आप हर तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं, यानी संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग कर रही हैं और सरल भाषा का भी प्रयोग कर रही हैं, विदेशी भाषाओं को लेकर के जो विदेशज हमारा शब्द समूह है उसका भी प्रयोग कर रही हैं। तो ये जो सबको लेकर चलने का संतुलन है, ये आप कैसे बनाती हैं? और इसी क्रम में मेरा एक प्रश्न है कि जो शिगाफ आपने शीर्षक दिया उपन्यास का, तो बहुत से आम जन इस शब्द से परिचित नहीं है, उनको शब्दकोश देखना पड़ता है और उनको समझने के लिए पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। तो मैम, मुझे लगता है कि ये जो बिल्कुल हट करके आपने शिगाफ शीर्षक दिया, तो ये भी आपके भाषा ज्ञान का उदाहरण है। आप इस पर क्या हाँ, कहती हैं मैम? भाषाओं में जैसे उर्दू, मेरे पास 10वीं क्लास तक उर्दू रही, तो उर्दू मेरी बहुत प्रिय भाषा है। और साथ में अंग्रेजी, क्योंकि इतनी जगहों पे रहे, इतनी अंग्रेजी, बांग्ला, इवन अभी लास्ट हम त्रिवेंद्रम रह के आ रहे हैं तो बहुत सारी मलयालम मुझे आ गई है। और इस तरह से कुछ तो यायावरी रही, और कुछ घूमने का शौक था, और कुछ भाषाओं के अंदर उतरने का शौक था। तो इस तरह से भाषाओं के प्रति मेरा आकर्षण रहा। और इसके पहले जो तुमने एक सवाल पूछा था कि भाई साहित्य में कुछ लोग कहते हैं कि बोलचाल की भाषा हो, कुछ लोग कहते हैं कि विशुद्ध हिंदी हो, या अभी नई वाली हिंदी का प्रचलन है। तो मुझे क्या लगता है कि भाई आप क्या किताब लिख रहे हैं? अगर मैं मल्लिका लिख रही हूँ तो मैं नई वाली हिंदी में नहीं लिख सकती हूँ। और अगर मैं किसी मतलब साइबर लव या साइबर क्राइम पे कोई किताब लिखूंगी तो मुझे संस्कृत में नहीं लिख पाऊंगी। तो मुझे लगता है कि जो विषय आपका है, और उस विषय को, जो जैसे शिगाफ है, शिगाफ क्योंकि कश्मीर पे था, स्पेन पे था, और उसके जो प्रोटोगनिस्ट थी वो स्पेन और कश्मीर दोनों में रही है, तो उसको कश्मीरी भी आती है, थोड़ी उर्दू भी आती है, और थोड़ी अंग्रेजी और स्पेनिश भी आती है। तो मैंने उस वहां पे उर्दू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। शिगाफ का अर्थ होता है दरार, और इसका अर्थ मीना कुमारी की गजलों में बहुत आता है, और मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं कृष्ण बलदेव वैद, वो इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये शब्द इसलिए पसंद आया कि कश्मीर, हाँ, भारत, कश्मीर और भारत जो कि दोनों ही कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शिगाफ है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो और भाषा का ज्ञान, मुझे लगता है कि अगर आप लेखक हैं तो आपको भाषा का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है अगर आप पेंटर हैं और आपको कलर्स के बारे में नहीं मालूम है, तो व्यर्थ है आपका पेंटर होना। या आपको रेखांकन, शेडिंग्स के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे पेंटर हो सकते हैं? अगर आप डांसर हैं तो आपको लय और ताल के बारे में पता होना चाहिए, सुर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरह भाषा तो एक लेखक का टूल है, उसको उस भाषा को बरतने के कई तरह के ढंग आने चाहिए, कई तरह के स्ट्रोक्स लगाना आना चाहिए, तब आप एक मुकम्मल लेखक बनते हैं। तो बात यह है कि आप जो विषय चुने उसके अनुरूप, अगर मैं एक सेब बना रही हूँ या मैं कोई आसमान बना रही हूँ तो मैं उसके अनुरूप रंग लूंगी। हो सकता है कई बार मैं विरोधाभासी रंग भी लूं। तो मुझे लगता है कि ये लेखक के ऊपर निर्भर है कि वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है अपनी किस किताब के लिए। हैं और कुल 51 कहानियां हैं जो अब तक प्रकाशित हैं, बाकी तो आप अभी लिख रही हैं। तो मैम, इन कहानियों में
कोई ऐसी कहानी जो आपको स्वयं बहुत प्रिय हो? मेरी सबसे प्रिय कहानी लगती है मुझे स्वांग, क्योंकि जो स्वांग कहानी है वो मेरे बचपन की कहानी है। हमारे शहर में एक बहरूपिया रहा करता था, गफूरिया। तो उस गफूरिया की कहानी है, और वो समय ऐसा था कि जब लोग भेष बदल के और लोगों का मन बहलाया करते थे। तब लोक कलाओं में रुचि एक आम गृहिणी भी लेती थी, और लोक कलाकारों को अपने जो दर्शक होते थे राह चलते मिल जाते थे। मोहल्ले की स्त्रियां इकट्ठे होके उस बहरूपे की उस कला को देखती थी और उसको अपनी तरह से रिवॉर्ड देती थी। तो मुझे लगता है कि जो लोक कलाओं को लेके जो मेरी एक बेहतरीन कहानी है उनमें से स्वांग है। और क्योंकि बहरूपिया कला अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध कला है जो धीरे धीरे मरती जा रही है। राजस्थान की बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, लोक कलाएं, जो धीरे धीरे मरती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी उन कलाओं पे बहुत सारी कहानियां लिखी जानी चाहिए। और ये कहानी इसलिए भी मुझे प्रिय है कि इसको पढ़कर हमारे देश के और मेरे राज्य के सबसे बड़े लेखक बिजी जो थे, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि जो विजयदान देथा जी हैं, जिनका सब नाम जानते हैं, दुविधा कहानी पे पहेली फिल्म बनी है, तो उन्होंने मुझे फोन करके आशीर्वाद दिया। और उन्होंने कहा काश ये कहानी मैंने लिखी होती। तो ये शब्द इतने बड़े थे मेरे लिए कि ये कहानी के साथ में उनका आशीर्वाद बन के मेरे साथ रहते हैं। और बल्कि उन्होंने खुद बहरूपिया कला पे बहुत बड़ी कहानी लिखी है। इतनी बड़ी कहानी है, और उस पे अगर हम जिक्र करें तो उस पे एक बहुत बड़ा लेख बन सकता है। तो वो इतने बड़े खुद एक कथाकार, उन्होंने मुझे इस कहानी पे आशीर्वाद दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपने आसपास जो लोक कलाएं हैं, जिसको देख के हम बड़े हुए और जिनको हम मरते हुए देख रहे हैं, उन पे कहानियां लिख के कम से कम उन्हें थोड़ी सांसें और देने की कोशिश करनी चाहिए। कहा कि आपने कि यायावर का जीवन जिया है, और एक यायावर पर यदि यात्रा वृतांत न लिखे तो फिर उसका यायावर होने का क्या अर्थ है? तो आपका जो यात्रा वृतांत है कि होना अतिथि कैलाश का, मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदी साहित्य के लिए हैं, क्योंकि समकालीन लेखन में मुझे लगता है कि जो महिला लेखक हैं उन्होंने संस्मरण में तो अपनी शिरकत दी है, लेकिन यात्रा वृतांत का अभाव दिखता है। तो वैसे में जो आपका यात्रा वृतांत लेखन है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनकर हम लोगों के सामने आती है। तो इस यात्रा वृतांत को आपने कैसे लिखने का विचार बनाया, या संस्कृति मंत्रालय है, उससे मुझे एक फेलोशिप मिली थी इस यात्रा के लिए। पूरी मेघदूत ट्रेल की मैंने। मेघदूत में पता ही होगा तुम्हें कि कैसे यक्ष बादल को पूरा रास्ता बताता है। उसमें रामगिरी से लेके कैलाश तक का और अलका नगरी तक का। तो वो पूरी यात्रा की जो फेलोशिप थी वो मुझे मिली थी उस साल 2015-16 की। और उस यात्रा को मुझे 2 साल के अंदर पूरा करके और एक उनको मोटा पोथी लिख के देनी थी। और उसी के बीच में कैलाश का भी मेरी यात्रा थी। तो जब मैं वो पूरी पोथी लिख रही थी और उनको फेलोशिप के लिए देनी थी, वो पूरी पोथी भी आएगी छप के, वो भी पूरा इतना मोटा, जो उज्जैनी से लेके और पूरा राम टेकरी नागपुर से लेके सरगुजा छत्तीसगढ़ से लेके जो मैं कैलाश तक गई हूँ, वो पूरी यात्रा भी आएगी, जिसमें शिव और बुद्ध दोनों पैरेलल चलते हैं। एक इतनी हैरानी की बात है, जहां जहां शिव है वहां वहां बुद्ध भी है। तो पूरा वो वहां तक चलते हैं। तो उस बीच में जब कैलाश यात्रा हुई तो मुझे लगा कि भाई कैलाश यात्रा पे तो अलग से मुझे एक यात्रा वृत्तांत लिखना चाहिए। तो जो फेलोशिप मिली तो मुझे लगा यात्रा वृत्तांत में लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनको अपने चैप्टर्स लिख के भेजे, अपनी थीसिस भेजी, तो बड़ी रोचक बन पड़ी थी। तो मुझे लगा इसमें से मुझे कैलाश का हिस्सा निकाल के अलग से किताब छापनी चाहिए। तो मैंने उसमें कैलाश वाला हिस्से को और अपने अनुभवों से, बारीक अनुभवों से बढ़ाकर उसको छपाया। और सच में लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि वो यात्रा है ही ऐसी। विभा जो भी कैलाश जाएगा जैसे, और ऐसा नहीं है कि हिंदी में लेखिकाओं ने यात्रा वृत्तांत नहीं लिखे हैं। मुझसे पहले इन्होंने अपने एक
पहले भी 2-3 यात्रा वृत्तांत महिलाओं ने लिखे हैं। मुझे भी यह नाम नहीं आ रहा। एक युवा लेखिका है, उसने अपनी यूरोप यात्रा पे एक बहुत सुंदर किताब लिखी है। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी लेखिकाएं हैं जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो पर किताब रूप में इस तरह से आया हो ये मुझे भी याद नहीं है। तो मुझे लगता है जो कैलाश जाएगा वो किताब लिखे बिना रह नहीं सकता है। तो वो यात्रा ही ऐसी थी कि उसने मुझसे लिखवाई है। जैसे कि कृष्ण बलदेव ब्रैग फेलोशिप, रांगे राघव पुरस्कार, डॉक्टर घासीराम वर्मा पुरस्कार, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, गीतांजलि इंडो फ्रेंच लिटरेरी प्राइज, जूरी अवार्ड, प्रजा फाउंडेशन फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप, संस्कृति मंत्रालय का बनमाली कथा सम्मान, के बिरला फाउंडेशन का प्रतिष्ठित बिहारी सम्मान, ढींगरा फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, इंदु शर्मा कथा सम्मान, बहुत सारी इनको जो कह सकते हैं हम कि प्रतिष्ठाएं प्राप्त हुई हैं और ये डिजर्व करती हैं। और इनका अभी लेखन जारी है, इनकी गतिविधियां जारी है, बहुत सारी गतिविधियों में सक्रिय है। सबसे पहली जो हिंदी वेब पत्रिका है हिंदी नेस्ट, उसकी भी संपादक हैं। तो मनीषा जी, आप इतना सारा काम कर रही हैं भाषा के लिए, साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, कि निश्चित रूप से हम लोग आभारी हैं। इस बीच दर्शकों के बीच से 2-3 प्रश्न आए हैं। विभा रानी मैम का एक प्रश्न है कि क्या आप कथक में भी आगे अपना परफॉर्मेंस देंगी, क्या समाज को इसका लाभ आप देंगी? और एक दर्शक का प्रश्न है कि नवोदित साहित्यकार जो हैं, विशेष रूप से महिला साहित्यकार, उनको आप क्या साहित्य, कैसा साहित्य पढ़ने की सलाह देंगी? और इसके साथ साथ एक फरमाइश भी है कि कथक का कोई छंद या कवित्र आप प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो विभा जी की इस बात का कि आप कथक प्रस्तुति देंगी, विभा जी आप तो खुद ही प्रस्तोता हैं, आप खुद इतनी अच्छी, तो कथक प्रस्तुति के लिए ना आपको एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है और लगातार आपको मंच पे उपस्थिति चाहिए। तो वो मेरे जो इस यायावरी में वो खो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस तरह के अपने घरेलू और थोड़े दोस्तों के बीच में जो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ उसके अलावा मैं कभी प्रस्तुति दूंगी, क्योंकि आप एक सेटअप होता है कथक को करने का, लाइव म्यूजिक होता है। तो वो कभी इस तरह से मेरे साथ रहा नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं एक डांस क्रिटिक बने रहूं और कभी कभी थोड़ा बहुत कथक कर लूं घर में या परिवार में, तो उतना ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी प्रस्तुति कर सकूंगी। करनी थी तो शायद शुरू से करती तो मैं करती रहती, तो वो तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, आपकी जो फरमाइश है उसमें मैं एक छोटे कवित्व पे भाव दिखा दूंगी थोड़े से। और एक जो सवाल था उसमें उन्होंने पूछा है कि एक नवोदित हिंदी के लेखक या पाठक को कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपने पुरोधाओं को पढ़ना चाहिए, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, अगे और जितने भी जितने भी और पीछे यशपाल जी रहे हैं और अमृतलाल नागर जी हैं और कृष्णा सोपती जी हैं, जितने भी हमारे पुरोधा हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग है ना विदेशी साहित्य पढ़ने के लिए भागते हैं। सबसे पहले हमें अपना भारतीय साहित्य पढ़ना चाहिए। और भारतीय साहित्य में भी जैसे मेरे को ये अफसोस है कि मैंने मलयालम साहित्य अभी अब पढ़ा जाके, क्योंकि जब मैं केरल में तीन 2-3 साल रही तो मुझे वहां जाके बशीर और तकशी के बारे में पता चला और मैंने उनका साहित्य जो भी हिंदी में उपलब्ध था पढ़ा। तो मैंने ये देखा कि हम इतना चेखव चेखव करते हैं और हम इतने विदेशी लेखकों के नेम ड्रॉपिंग करते हैं। अगर हम एक बार बशीर और तकशी को पढ़ लें तो हम बहुत सारे हमारे आंखों के ऊपर जो पर्दे हैं वो हट जाएंगे। इसी तरह वेस्ट बंगाल में रही तो मैंने वहां के साहित्य को हिंदी में पढ़ने की कोशिश की। तो मुझे और विष्णुराव खांडेकर, हम सब ययाति पढ़ के बड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हम अपने पुरोधाओं को पढ़ें, फिर हम अपना भारतीय साहित्य पढ़ें और फिर जाके हम विदेशी साहित्य की तरफ जाएं। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मेशन बनेगा एक कंप्लीट मुकम्मल लेखक का बनेगा। अगर हम शुरू से ही विदेशी लेखकों की, जो हमारे कई फैशनेबल राइटर्स हैं जो विदेशी लेखकों के नेम ड्रॉप करते रहते हैं, वो कभी भी पुराने हमारे पुरोधाओं के नाम नहीं लेते। और एक दो बार इस तरह की बात भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको मुकम्मल लेखक बनना है तो उसके लिए ये हायरार्की सही है
जिस जिस तरह से मैंने जैसे शुरू से 8वीं क्लास में विष्णुराव खांडेकर को पढ़ लिया था, शिवानी तो हम पढ़ते ही थे। उसके बाद में जैसे शिवानी को पढ़ के जब मैंने शैलेश मटियानी जी को पढ़ा, तो मुझे लगा नहीं, शैलेश मटियानी जो पहाड़ लिखते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक है। इसी तरह से और आगे आगे आप जब पढ़ते जाते हैं, अपने पुरोधाओं को पढ़ के जब आप आगे बढ़ते हैं, फिर भारतीय साहित्य और फिर विदेशी साहित्य, तो जो होराइजन बढ़ता है उसके कई डायमेंशंस होते हैं। लेकिन आप सीधे विदेशी पढ़ेंगे और अपने माहौल में रहेंगे तो आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप इस तरह की चीज लिखेंगे तो वो आप आपके दर्शक पाठकों से कनेक्ट ही नहीं होगी। तो इसलिए पहले अपनी जमीन को जानना जरूरी है, उसके बाद हम आसमान को जाने, तो आप एक पूरे के पूरे परिदृश्य को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी प्रेरणा किसे मानती हैं? मैं अपनी प्रेरणा एक नहीं, मैं तो अपने आप को एकलव्य मानती हूँ, जिसके बहुत सारे द्रोणाचार्य थे। जो सबसे पहले मैं बात करूं तो हाँ, मुझे निर्मल वर्मा पसंद थे, लेकिन जिस तरह से मैंने कई लोगों को देखा कि जिन्हें निर्मल वर्मा पसंद होते हैं वो उनकी कॉपी करने लग जाते हैं। तो मैंने कभी, जैसे निर्मल जी हैं, कृष्णा सोपती हैं, उनको मैंने पढ़ा, उनको मैंने गुना, लेकिन कभी वो वैसा लिखना मैंने अपने उसमें नहीं। मृदुला गर्ग जी मेरी प्रेरणा है। और कहूँ तो बहुत सारे सारे मेरे जितने सीनियर्स हैं, मैत्रेयी जी हैं, नासिरा जी हैं, चित्रा मुदगल जी हैं, कृष्णा सोपती है। तो मतलब कोई एक प्रेरणा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं जिनसे जिनसे मैंने खूब डांट खाई और जिनसे मैंने काफी लिखना सीखा, या तो उनका मैं अगर नाम लूं तो प्रियंवद है, जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लिखा जाता, ये क्या है। तो मतलब जिनसे सीखा, अगर आप, और उसके पहले कृष्ण बलदेव वैद, उनकी लेखनी भी मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक को कोई एक प्रेरणा नहीं बनाती है। जब आप लिखने बैठते हैं तो बहुत सारे आपके द्रोणाचार्य आपके आसपास होते हैं जो आपको एकलव्य बनाते हैं। अपने युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विभा जी, मैं ये सोचती हूँ कि जिसको जिस चीज को पढ़ना होता है या जिसकी जो रुचि होती है वो वहां पहुंच ही जाता है। मैंने कई ऐसे आईआईटियंस भी देखे हैं जो बहुत चाव से विदेश बैठ के, मैंने हिंदी नेस्ट किस लिए शुरू किया था, इसीलिए कि बहुत दूर तक हिंदी की पहुंच पहुंचे। तो विदेशों से बहुत सारे आईआईटियंस होते थे जो कहते थे, मनीषा दीदी हमें निर्मल जी का कुछ पढ़ना है, हिंदी नेस्ट पे आप डालिए। तो वो जमाना था जब इंटरनेट का ई भी हमने हिंदी के लेखक नहीं जानते थे। उस समय मैंने निर्मल जी से को चिट्ठी लिखी थी कि आपका साहित्य बहुत सारे विदेशों में बैठे लोग पढ़ना चाहते हैं इंटरनेट के जरिए। उनको मैंने बताया क्या पोर्टल होता है, क्या वेबसाइट होती है। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख के कहा था, मनीषा अगर ऐसी बात है तो सारा साहित्य इंटरनेट पे तुम मेरा ले लो। तो मुझे लगता है कि अगर वर्चुअल दुनिया में भी हम बार बार ये बहुत बड़ी इमोशनल बात बोलते हैं कि भाई किताब जो पढ़ने में मजा है वो वर्चुअली पढ़ने में नहीं है। तो मैं इस बात में इसलिए विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि किताबों से पहले भोजपत्र थे, तो ऋषि मुनि भोजपत्रों से पढ़ते थे। तो अगर उस जमाने में कहा होता कि भाई भोजपत्र से जो पढ़ने में मजा आता है वो किताब पढ़ने में नहीं आता, तो भाई ये बदलाव, जो बेसिक बदलाव आ रहा है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ई पुस्तकालय और ऐसे बहुत सारी पीडीएफ्स हैं जहाँ पे अपने आईपैड पे बैठ के, आईपैड को लेके अपने स्पेस में, अपनी यात्राओं में, क्योंकि आजकल के युवा काम बहुत करते हैं, हमारी तरह नहीं है, वो यात्राएं भी बहुत करते हैं। तो उन यात्राओं में वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको वर्चुअली अगर वो पढ़ते हैं तो हमें बार बार ये बात उनके दिमाग में नहीं डालनी चाहिए कि किताब ही है, उसकी महक ही है। ठीक है, मुझे भी किताब पढ़ना पसंद है, लेकिन अगर किताब नहीं उपलब्ध है और एक वर्चुअल उसका उपलब्ध है, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। तो अभी हमने एक कथा कहन करके एक वर्कशॉप की थी, उसमें हमने विभिन्न माध्यमों पे काम किया था, बहुत सारे माध्यमों पे काम किया था कि भाई ऑडियो बुक्स भी होती हैं, वर्चुअल बुक्स भी होती हैं, किंडल पे भी किताबें होती हैं। तो अलग अलग तरह की इन माध्यमों पे अलग अलग तरह का कहानी का फॉर्म आता है। तो मुझे लगता है कि साहित्य से जोड़ना है तो हमें उनकी तरीके से सोचना होगा कि कैसे वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी सुविधाओं को देखना होगा। अब मैं, विभाजी ने मुझे कहा था कि मैं एक कवित्त सुनाऊं, तो मैं वो कवित्त सुना देती हूँ। कथक तो उसमें कैसे करूंगी क्योंकि हम अभी इस ऐसे में उस पे बैठे हुए हैं। तो वो कथक में मेरे जो गुरु हैं भगवान दास जी माणिक हैं,
उनका पुराना रायगढ़ घराने का कवित्व है ये। अब चश्मा भी लगाना पड़ेगा। खैर, इस कवित्व में राधा की समस्या है, तो वो उसमें ये बोलती हैं कि राधा और कृष्ण की इसमें झगड़े की बात है। उसमें राधा कहती हैं, एक दिना में ग्रहसो निकसी, पहन के चीर कसुम्भी साड़ी। एक दिना में ग्रहसो निकसी, पहन के चीर कसुम्भी साड़ी। खेलत कूदत जा पहुंची, सखी जा पहुंची। खेलत कूदत जा पहुंची, सखी जा पहुंची। नंदलाल की बाड़ी, कांच कली एक तोड़ लई। कांच कली एक तोड़ लई, इस बात पे सारी बात बिगाड़ी। कांच कली एक तोड़ लई, इस बात पे मोरी बाह मरोड़ी। कांच कली एक तोड़ लई, इस बात पे इतनी बात बिगाड़ी। इस बात पे इतनी बात बिगाड़ी। कांच कली एक, आग लगे ब्रज की बगियन को। आग लगे ब्रज की बगियन को, छोटी सी बात पे इतनी दिगारी। आज आप बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आई और आपके ज्ञान भंडार से हम लोग समृद्ध हुए। आपने एक और कथा साहित्य का और दूसरी ओर साहित्य का खजाना हम लोगों के सामने आपने खोल दिया है। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं जो आज हम लोगों को आपने इतना ज्ञान संपन्न किया, इतनी अच्छी जानकारियां आपसे मिली और युवा पीढ़ी के लिए जो आपने संदेश दिया उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं। क्योंकि आपके सवाल इतने अनूठे, इतने अनछुए थे कि इस लाइव में मुझे बहुत मजा आया। और पीछे से जो विभा जी के सवाल थे, औरों के सवाल थे, और आपने ना इतने अनूठे सवाल उठाए जो पहले किसी लाइव में नहीं उठे। हमेशा साहित्य पे ही बात हो जाती थी, कभी अनुवाद पे, डांस पे बात नहीं हुई। तो मेरे को खुद को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ताजगी महसूस हो रही है। आपकी जो ये सकारात्मक ऊर्जा है वो सभी बड़ी बिंदियों को बहुत प्रेरणा दे रही है। और मैम मैं यही चाहूंगी कि हम लोग फिर कभी जब भी मौका मिलेगा आपको आमंत्रित करेंगे और आप जरूर आए और आपकी ये जो ज्ञान राशि है उसका लाभ जरूर हमारे समाज को मिले। और हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं साथ के साथ कि जिस तरह से आप साहित्य को संपन्न कर रही हैं, अपने समय से एक कोना निकाल करके आप कथक के यदि आप प्रदर्शन वाले हिस्से में नहीं भी जाएं तो सैद्धांतिक वाले हिस्से को जरूर मजबूती दें, क्योंकि देश को उसकी आवश्यकता है। हर किसी से मेरा ये निवेदन है कि बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव का कोई आर्थिक आधार नहीं है, इसलिए कृपया बाय मी अ कॉफी लिंक पर जाकर आप लोग कम से कम एक और अधिक से अधिक जितने भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें। आप लोगों के साथ जो हमारा ये बंधन है, गठबंधन है, और ये जो प्रेम का बंधन है ये हमेशा मजबूत होता चले इस पैंडेमिक के दौर में। कृपया सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। और ये हमारी जो चर्चा है वो आप लोगों से ही जीवंत होती है। आज मनीषा मैम हमारे बीच में आई, हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं और सभी बड़ी बिंदियों को भी धन्यवाद देते हैं और सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम।